मेरे प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ यू आर मस्ट वेलकम इन माय पर्सनल चैनल द कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि वॉइस हमने कंप्लीट करा दिया था, लेकिन आज जो है वॉइस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी टॉपिक को अगर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो उस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं आपके, उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आपके लिए अति आवश्यक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो पहला जो क्वेश्चंस दिया गया है, एक्टिव टू पैसिव करना एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों? कि मतलब यह हुआ कि कोई एक्टिव का सेंटेंस दिया गया है और उसको पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे 2009 में एक क्वेश्चन पूछा मेरे बच्चों, दे नेवर हेल्प्ड मी। ये 2009 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। ये एक्टिव का सेंटेंस है, लेकिन इसे पैसिव में बदलना है। तो इसे पैसिव में हम किस तरीके से बदल सकते हैं मेरे बच्चों? तो पैसिव में बदलने के लिए आपको रूल पता है कि वाज वर प्लस V3, ठीक है। किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को यदि आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका जो वर्ब है ना, उस वर्ब को आप आइडेंटिफाई करें। ये आप देख रहे हैं कि ये V2 में दिया गया है और इस वर्ब के माध्यम से ही हम यह पता लगा लेते हैं कि हमारा जो टेंस है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ V2 दिया गया है, इससे यह पता चला कि हमारा जो टेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव रूल है वह क्या है? वाज वर प्लस V3। अब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों। अब करना क्या है? आप जानते हैं कि इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर हम रख देते हैं। हमने यहाँ आई लिखा। इस आई के अनुसार क्या करेंगे मेरे बच्चों? वाज का प्रयोग करेंगे। और ये नेवर है तो नेवर को हम यहाँ लिख लेंगे, आई वाज नेवर। और जो हेल्प है उस हेल्प को भी यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं? बाई को लगा देते हैं। चूंकि ये नॉमिनेटिव केस में दे दिया गया है, यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि दे का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो आप उसे बताइएगा कि दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसे हम लोग देम कहते हैं। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिए, दे विल पनिश यू, they will punish you for your misdeed। ये रहा क्वेश्चंस, ये आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसे आरएस कहते हैं। जब इस तरीके का क्वेश्चंस हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं? ये आपको पता चल गया कि इसमें विल लगाया है और इस विल के बाद में इसने क्या किया? मेन वर्ब को रखा। तो ये बन गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव का सेंटेंस हो और उसे आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका रूल आप याद रखें, शैल विल प्लस बी प्लस MB3। यहाँ आप देखिए कि इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट कौन है? तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट यू है। हमें कुछ नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा लेना है
और इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख देना है। यू के अनुसार क्या लगाएंगे, शैल। यू शैल बी पनिश है तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, पनिश्ड हो जाएगा। और फॉर जो है योर मिस्ड इट, योर मिस्ड इट, ये बन गया। इस डे को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी एक्टिव के सेंटेंस में आपको पर्सनल प्रोनाउन मिल जाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन का क्या मतलब है, जैसे आप ही की बात करते हैं, जैसे आप सी की बात करते हैं, जैसे आप इट की बात करते हैं, दे और वन। तो जब उसे आप पैसिव में कन्वर्ट करिएगा तो आपका जो पर्सनल जो प्रोनाउन है उसको क्या करना होगा, उसको हटा देना होगा। मन करे तो आप दे भी सकते हैं, अगर न मन करे तो उसे आप हटा भी सकते हैं, जो कि इस सेंटेंस में आपको देखने को मिला। यहाँ दे दिया गया है तो हमने यहाँ क्या किया मेरे बच्चों कि इस दे को हमने हटा दिया और बाकी जो सेंटेंस का जो रेस्ट पार्ट था, जो शेष जो हिस्सा था, उस शेष हिस्सा को हमने क्या किया, इस पहले वाले सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आगे हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। आपका ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से उसमें दिया आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2009 में ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं मेन वर्ब, और ये रहा बाबू आपका ऑब्जेक्ट। चूंकि आपको पता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, और इसे जब आप पैसिव में बदलिएगा तो कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना होगा हैज हैव प्लस बीन प्लस MP3। ठीक है, इस रूल पर इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है मेरे बच्चों, इसको आपने कहा सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब, और इसी आपने कहा ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा इसका पैसिव, हरी, और हरी है तो आप यहाँ डिसाइड करें हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता चला कि यहाँ पर हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। फिर उस हैज के बाद आपका जो ये बिन है, इस बिन को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। चूंकि यहाँ जो मेन वर्ब जो दिया गया है यह MP3 फॉर्म में दिया गया है, तो इसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। ठीक है, हरी हैज बिन हेल्प, उसके बाद बाई लगाकर यहाँ आई है तो उसका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने, द पियोन ओपन द गेट, द पियोन ओपन द गेट। ठीक है मेरे बच्चे, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं मेन वर्ब, और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये पता चल गया आपको कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस हो और उसे आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मात्र एक नियम आपको मगअप करना होगा, एक नियम आपको याद करना होगा। वह क्या होगा बच्चों, वाज वर प्लस V3। क्या करेंगे हम कि द गेट है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये रहा आपका सब्जेक्ट, और ये रहा आपका मेन वर्ब। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, क्या बन गया, द गेट। अब बताइए द गेट के अनुसार आप वाज का प्रयोग करेंगे कि आप वर का प्रयोग करेंगे, तो पता चला कि इसके अनुसार वाज का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह मेन वर्ब है तो इसको हमने क्या किया है, ओपन लिखा, और यहाँ बाई लगाकर द पियोन है तो द पियोन हुआ। ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा हुआ था मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे बच्चों, उसने पूछा कि सी कैन विन द प्राइज, सी कैन विन द प्राइज। कुछ नहीं करना है,
जब भी आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखें तो उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप बी लिखें और उसके बाद आप MV3 लिख लें, बन गया पैसिव वॉइस। ये रहा आपका सब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं मेन वर्ब और इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे मेरे बाबू, सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। चूंकि कैन है तो कैन लिख देंगे। नियम यह कहता है कि कैन के बाद आप मुझे बी दे दो। यहाँ पर हमने बी का प्रयोग किया। जब आपने यहाँ बी का प्रयोग कर दिया उसके बाद यह कह रहा है कि मुझे MV3 की आवश्यकता है। तो आप जरा बताइए विन का जो MV3 होगा वह क्या होगा मेरे बच्चों, ऑन होगा। और चूंकि इसमें बाई लगा देंगे और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सी है यह नॉमिनेटिव केस में दिया गया है। तो सी का यदि किसी ने आपसे ऑब्जेक्टिव केस पूछ दिया तो आप कहेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ये जो पहला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस पहले सेंटेंस का क्या मतलब कि सी कैन विन द प्राइज। शी मतलब कोई लड़की है जो कि प्राइज जीत सकती है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब है कि द प्राइज कैन बी ऑन बाई हर, मतलब एक प्राइज है, वह प्राइज किसी लड़की के द्वारा जीता जा सकता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और हम आपको शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि यदि कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में यदि आपका सब्जेक्ट कोई काम करता हो, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन की स्थिति में हो, तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। आप इस सेंटेंस में देखिए कि जो सब्जेक्ट आपका सी है वह इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, प्राइज जीतने का काम कर रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में यह डूअर ऑफ द एक्शन है, इसलिए इसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। और यहाँ देखिए जो सेंटेंस है इसमें रिसीवर ऑफ द एक्शन हो रहा है। रिसीवर ऑफ द एक्शन का मतलब क्या है कि कोई काम किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस नहीं कहेंगे, बल्कि इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा उसने, पीपुल स्पीक हिंदी इन ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट की जो बात हम करते हैं इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। यदि हम मेन वर्ब की बात करें तो ये मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट की जो बात करें तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ये। चूंकि टेंस के हिसाब से यदि आप इसे देखते हैं तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नियम है, क्या करना है मेरे बच्चों, एम इज आर प्लस V3। तो सबसे पहले हिंदी को हम यहाँ लिखेंगे और इस हिंदी के अनुसार आप मुझे बताइए एम का प्रयोग करें, इज का प्रयोग करें कि आर का प्रयोग करें। तो पता चला कि हमने यहाँ इज का प्रयोग किया। ठीक है, चूंकि यह स्पीक है तो इसका V3 क्या होगा बाबू, स्पोकन। और बाकी जो सेंटेंस है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, इन ऑल ओवर वर्ल्ड। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। एक क्वेश्चन और इसने पूछा, आई डोंट हैव एनीवन। ठीक है, ये 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं मेन वर्ब और इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जब भी इस तरीके का सेंटेंस हो, आई डोंट हार्म एनीवन, ठीक है, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता हूं, जब इस तरीके का आपका एक्टिव का सेंटेंस हो और उसे आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये सेंसेबल क्वेश्चंस है। सेंसेबल क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ
कि यह हमारे सेंस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमने कहा कि आई डोंट हार्म एनीवन, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता हूं, तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि नो वन इज नो वन कैन नो वन इज हार्म बाय एनी। ठीक है, इस तरीके से सेंस के आधार पर इस एक्टिव के सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कोई किसी को हानि नहीं मेरे द्वारा पहुंचाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इस तरीके का सेंटेंस हो तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ जो देख रहे हैं कि एनी वन दिया गया है, इस एनी वन की जगह पर यहाँ हम नो वन को लाएंगे। चूंकि आपको पता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे कि एम इज आर में से सेलेक्ट करेंगे कि हम यहाँ एम का प्रयोग करें या हम यहाँ इज का प्रयोग करें या हम यहाँ आर का प्रयोग। तो नो वन के साथ इज लगा दीजिए, और ये हार्म है, ये मेन वर्ब का पहला रूप है, लेकिन यहाँ पर आपको मेन वर्ब का जो तीसरा रूप है उस तीसरे रूप को यहाँ लिखना होगा। तो ये हो जाएगा हार्म किसके द्वारा, बाय मी। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। चूंकि यह क्वेश्चंस आपके 2010 के जो एग्जाम है उस 2010 के एग्जाम में यह पूछा गया था मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज डन इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे दोस्तों। जब इस तरीके का एक्टिव का सेंटेंस मिले जिस सेंटेंस में हु का प्रयोग कर दिया गया हो, तो कुछ करने की कोई ज़रूरत ना है, आपको सिर्फ यहाँ पहचान लेना है कि यह किस में दिया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया गया है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है मेरे बच्चों। तो कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। नियम आपको पता है कि हैज़ हैव, ठीक है, प्लस बीन, उसके बाद हम एम भी थ्री का प्रयोग करते हैं। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम हैज़ को लिखते हैं, उसके बाद हैव को लिखते हैं, फिर हम बीन को लिखते हैं और उसके बाद हम एम भी थ्री को लिखते हैं। ये जो आप हु देख रहे हैं, इस हु को आपको बाई होम में चेंज कर देना पड़ेगा। हमने क्या किया मेरे बच्चों, बाई होम लगा दिया। ठीक है, इस वाक्य में मेन वर्ब ये रहा और ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए कि इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है इट है, तो इस इट के अनुसार आप हैज़ का प्रयोग करेंगे कि आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता चला कि इस इट के अनुसार हमें हैज़ की ज़रूरत है। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बाई होम हैज़ और इस सीट को यहाँ लिखकर यहाँ बिन लगा देंगे और डॉन है तो डॉन लगा देंगे। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। माय डियर फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक क्वेश्चन के जो कंसेप्ट हैं उस कंसेप्ट पर हम लोग काम करेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ से मैंने उठाया है। मैंने आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर से ही आपके तमाम क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमें इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरे साथ आप धीरे धीरे चलिए और इसको आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ताकि आपको एक एक जो चीज़ है वह काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। किसी ने कहा कि किसी चैप्टर को पढ़ना उतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी प्रैक्टिस भी है। अगर किसी चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं लेकिन उस चैप्टर पर हमारी पकड़ नहीं हो पाती, उसकी प्रैक्टिस हम नहीं कर पाते, उससे संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को यदि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर उस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता।
इसलिए हम आज जो है क्वेश्चन सीरीज उठाए हैं और उस पर एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए माय डियर फ्रेंड, प्लीज टेक ए रिव्यू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, पीपल हेल्प मी, ये रहा बाबू आपका सब्जेक्ट। इसे हम कहते हैं मेन वर्ब, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये आपको पता चल गया कि टेंस के हिसाब से यदि देखा जाए तो यह कौन सा टेंस है, तो यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका नियम आपको पता है, वाज वर प्लस हम क्या करते हैं, MV3 का प्रयोग करते हैं। आप जरा देखिए कि इस वाक्य के ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मी है। इस मी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे, तो आई लिखेंगे। अब जरा आप कल्पना करके देखिए कि इस आई के अनुसार हम वाज का प्रयोग करें या हम वर का प्रयोग करें। तो आपको पता चला कि इस आई के अनुसार आप वाज का प्रयोग करें, फिर जो हेल्प्ड है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और बाय लिखकर आई वाज हेल्प बाय द पीपल, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, हु रोट दिस नॉवेल। ये आपका 2014 में क्वेश्चन पूछा मेरे बच्चों। आप देखिए, ये रहा मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। किसी भी एक्टिव के सेंटेंस में यदि आपको हु मिल जाए, किसी भी एक्टिव के सेंटेंस में यदि आपको हु मिल जाए, तो उस हु के बदले में आप क्या करेंगे, बाय होम लगाएंगे। जैसे आपने बाय होम लगा दिया, उसके तुरंत बाद आप उस सेंटेंस की जो ऑब्जेक्ट हैं, उस सेंटेंस की ऑब्जेक्ट पर आप पहुंच जाएंगे। आपने देखा कि इस सेंटेंस की जो ऑब्जेक्ट है वह दिस नोवेल है। तो जरा ये आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यह टेंस कैसा है। तो नेचर में तो यह पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नियम है वह आपका वाज है, वह आपका वर है और वह आपका MV3 है। तो आप कल्पना करिए कि ये जो ऑब्जेक्ट दिस नोवेल है, इस दिस नोवेल के अनुसार हम वाज का प्रयोग करें कि हम वर का प्रयोग करें। आपको पता चला कि बाय होम वाज, फिर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ला कर रख देते हैं। ये रहा बेटा आपका दिस नोवेल। बाय होम वाज दिस नोवेल बाय रिटन, बाय होम वाज दिस नोवेल, ए रोट है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, रिटन लिख देते हैं। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। एक क्वेश्चन और है मेरे बच्चों, यू कैन टीच हिम, यू कैन टीच हिम, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं मेन वर्ब और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। चूंकि यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत न है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप जरा ध्यान से देखें। तो आपके सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है, आपका हिम है। लेकिन जब इसे सब्जेक्ट का रूप दीजिएगा तो वैसी परिस्थिति में यह ही बन जाएगा। और ये जो कैन है, इस कैन को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम बी लगा देंगे। चूंकि यह जो टीस दिया गया है यह क्रिया का पहला रूप है, ये जो टीस दिया गया है यह क्रिया का पहला रूप है, तो यहाँ हम इसका V3 लिखेंगे। तो किसी ने पूछ लिया कि टीस का V3 क्या होगा, तो आप उसे बताइएगा कि टीस का जो V3 है उसे हम लोग डॉट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। और ये यू चूंकि नॉमिनेटिव केस में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो यू का किसी ने पूछ लिया कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आप बताइएगा कि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह यू ही होता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज टेक ए रिव्यू।
2012 में एक और क्वेश्चन पूछा, उसने पूछा कि मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। कुछ नहीं करना, आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये रहा आपका सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं मेन वर्ब और इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट। आपको पता चल गया कि ये टेंस के हिसाब से यदि देखें हम, तो यह टेंस के हिसाब से यह आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, या आप इसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित यदि एक्टिव का सेंटेंस दिया गया हो और उस सेंटेंस को यदि आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ करने की कोई ज़रूरत ना है। आप इस प्रोसेस को याद रखें, एम इज आर, उसके बाद आप यहाँ बीइंग लिख देंगे और फिर आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, एम भी 3 लिखेंगे। क्या क्या करना है, सबसे पहले आप एम को लिखें, एज देखें, आर देखें, बीइंग, और फाइनली आपको एम भी 3 करना है। देखिए इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चों वह क्या है, अ सॉन्ग है। चूंकि यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। इस अ सॉन्ग के अनुसार हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एम सुटेबल, कि इज सुटेबल, कि आर सुटेबल। तो अ सॉन्ग के अनुसार हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हम इज का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमने बीइंग लिख दिया। सिंगिंग चूंकि आपका मेन वर्ब है और ये V4 में दिया गया है, इसलिए किसी ने यदि आपसे पूछ लिया कि सिंगिंग का MV3 क्या होगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि सिंगिंग का जो MV3 होता है वह हमारा sang होता है, और सॉन्ग इज बीइंग sang। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। चूंकि यह मेरा है तो इस मेरा को हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब जो आपका सेंटेंस बना, यह सेंटेंस आपका पैसिव का सेंटेंस है। पहले जो सेंटेंस था वो आपका एक्टिव का सेंटेंस था, लेकिन इस बार जो सेंटेंस आपका बन गया वह आपका पैसिव का सेंटेंस। मैं आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। आपका एक और क्वेश्चन पूछा उसने, आई नो हिम, आई नो हिम मेरे बच्चों। ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका मेन वर्ब, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जब भी आपका एक्टिव का सेंटेंस दिया गया हो और उस एक्टिव के सेंटेंस में आपको नो दिखाई दे दे तो वैसी परिस्थिति में आप इसमें बाई मत लगाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका नियम है कि किसी सेंटेंस में यदि आपको नो दिखाई दे देता है और वह एक्टिव के सेंटेंस में है और उस सेंटेंस को यदि आप पैसिव में बदलना चाहते हैं तो नियम तो सेम रहेगा। जैसे यहाँ आपने देखा हिम, इस हिम को यदि हम नॉमिनेटिव केस में बदलते हैं तो इस हिम का नॉमिनेटिव केस आपका बन जाता है ही, और इस ही के अनुसार आपको देखना है कि हम एम का प्रयोग करें, इज का प्रयोग करें कि आर का प्रयोग करें। इस ही ने आपको बताया बच्चों कि मुझे इज की ज़रूरत है, तो यहाँ हमने क्या किया, इज लगा दिया। चूँकि ये नो जो है क्रिया का पहला रूप दिया गया है, चूँकि इसे आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए नो का क्या बन जाएगा, नॉन हो जाएगा। और नॉन के बाद में बाई न लगाकर टू लगाएंगे, और चूंकि यह आई जो है आपका सब्जेक्टिव केस में दिया गया है तो इस आई को हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। किसी ने यदि आपसे पूछ लिया कि इस आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो आप कहिएगा मी होता है। इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कहा कि ही नोज मी, ही नोज मी, कुछ नहीं करना, सेम कंसेप्ट है। इसमें आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो ये रहा बेटा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका मेन वर्ब
और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका दिखाई दे रहा है इसको हम सब्जेक्ट में लिखेंगे आई। चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए आई के अनुसार हमने क्या किया कि एम का प्रयोग कर दिया। तो आई एम, चूंकि ये नोज दिया गया है तो ये चूंकि मेन वर्ब का पहला रूप है और इसको हम MV3 में बदलेंगे। तो नोज का यदि किसी ने पूछ लिया कि MV3 क्या होगा तो आप बताइएगा नॉन होता है। उसके बाद इसमें टू लगा देते हैं और यहाँ जो दिया गया ही जो है आपका नॉमिनेटिव केस में दिया गया है। इस ही का यदि किसी ने पूछ लिया आपसे ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा तो उसको हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, उसको हम ही कहेंगे। ठीक है, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। अगर इस पर आधारित अगर आपको एक्टिव का सेंटेंस दिया गया हो तो उसे पैसिव में आप इस तरीके से बदल सकते हैं। आपकी एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछ लिए जाएंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है मेरे बच्चों, आपके एग्जाम में यह जो क्वेश्चंस है यह बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वॉइस से संबंधित पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें से एक जो क्वेश्चंस है नो पर आधारित पूछ ले जाता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह बातें होगी कि अगर नो से शुरू हो गया तो हमारे सर ने बताया कि बाई लगाकर जो नॉमिनेटिव केस है उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। लेकिन नो से यदि जब शुरू होता है तो इसको जब आप पैसिव में बदलेंगे तो इसका कंसेप्ट यह कहता है कि नो के बाद आप प्रीपोजिशंस टू का प्रयोग करके और जो नॉमिनेटिव केस दिया गया है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। जैसे इसके माध्यम से आपने समझा, ही जो है आपका नॉमिनेटिव केस है और इस ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा क्या होगा, हिम होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हिम यहाँ दिया गया है और इस हिम के पहले हमने बाई प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि इसके पहले हमने क्या किया है, टू प्रीपोजिशंस का हमने प्रयोग कर दिया है। तो नो का जो कंसेप्ट है यही आपका नो का कंसेप्ट है। और इस पर आधारित यदि कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो मैं आशा करता हूँ कि उन तमाम प्रश्नों का जो उत्तर है आप आसानी तरीके से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, और फिर मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में मेरे बच्चों। थैंक यू मेरे बच्चों।